नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि अब फिलहाल सितंबर और अक्टूबर में देश के दो राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में 90-90 सीटें हैं जहां पर कि फैसला होना है, सरकार बननी है। बात हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर पहुंचे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की, बातचीत की और बहुत जल्दी, बहुत ही अल्प समय में दोनों ने मिलकर के अपना गठबंधन भी मजबूत कर लिया और ये कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस ने इस बीच अपने 9 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशियों की घटना भी बहुत जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 1 सीट सीपीएम को दी गई है, जबकि 1 सीट पैंथर्स पार्टी को दी गई है। इस तरह से इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपनी बढ़त बना ली है। उनके यहां किसी तरह का कोई भी अंतर विरोध या अंतर कलह टाइप की कोई भी चीज आई नहीं। हल्का फुल्का 1-2 जगहों पर प्रत्याशियों को लेकर के जरूर कांग्रेस के अंदर कुछ बातचीत उठी थी, लेकिन उसको भी समय रहते कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने और जम्मू कश्मीर के नेतृत्व ने मिल करके उसे बड़े आसानी से सुलझा लिया। अब बात फंस रही है वहां बीजेपी को लेकर के। बीजेपी ने कल यानी कि सोमवार को पहले अपनी सूची जारी की 44 लोगों की, 44 प्रत्याशियों की, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही उन्हें अपनी सूची वापस लेनी पड़ी और उसके बाद 2 चरण में पहले 15 और फिर 1 सीट पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी गई। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। केवल प्रथम चरण में जो चुनाव होने हैं उसके लिए प्रत्याशी घोषित किए गए। शुरुआत में जो 44 लोगों की सूची जारी की गई थी वो 3 चरण में, जैसा मैंने आपको बताया, 3 चरण में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। तो तीनों चरण को लेकर के बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, लेकिन इस पर बात बनी नहीं। सूची के जारी होते ही अंतर कलह उभर करके सामने आ गया। दरअसल कहा यह जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स और जम्मू कश्मीर से जो चीजें छन करके आ रही हैं उसके अनुसार बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी निराशा और सबसे बड़ा विरोध जो है कि जिन लोगों ने बीजेपी को वहां खड़ा करने के लिए, पार्टी को खड़ा करने किया, यहां तक कि धारा 370 हटाने को लेकर के जो आंदोलन किए, जिसमें उन्होंने तमाम तरह की तकलीफें झेली, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखा करके नए सिरे से बाहरी उम्मीदवारों को ले आकर के वहां पर खड़ा कर दिया गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि देश भर में जहां कहीं भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो और यहां तक कि स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, उसमें भी शीर्ष नेतृत्व यानी कि दिल्ली ही सब कुछ तय करता है। इसका ताजा उदाहरण आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां योगी आदित्यनाथ ने, जिन्हें
जिन्हें टिकट न देने की बात कही थी उसके बावजूद उनको टिकट दिए गए, और जिनके लिए उन्होंने टिकट देने की सिफारिश की थी या अपना मत प्रकट किया था उन्हें टिकट नहीं मिला। लिहाजा 80 की 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी एनडीए गठबंधन माफ कीजिएगा को पिछले 2019 और 2014 के मुकाबले आधे पर ही सिमट करके रह जाना पड़ा। तो ये चीजें हर जगह बीजेपी को परेशान कर रही है। बीजेपी वहां अभी तक अपने लोगों के बीच में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाई है। और सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी अभी हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू में तो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और उस पर फतह भी पाई, लेकिन कश्मीर घाटी में की जो 3 सीटें हैं उस पर अभी उन्होंने कोई प्रत्याशी भी नहीं उतार पाए थे वो। लिहाजा अब की बार जब वो विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं तो विधानसभा के चुनाव में घाटी में पांव रखने तक की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है बीजेपी। ये हाल तब है जबकि 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाया गया था, उसके बाद से जब वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तमाम दावे किए कि 370 से हट जाने के बाद से वहां आतंकवाद खत्म हो गया है, विकास चरम पर पहुंच गया है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक आतंकवाद की बात है, आप सब ने देखा होगा कि भी हाल के दिनों में लगातार एक तरह से सीरियल आतंकवादी घटनाएं हुई। लिहाजा आवाम भी बीजेपी से नाखुश है। कश्मीर घाटी की तो बात छोड़ दीजिए, जम्मू में भी जो लोग प्रत्याशी बन रहे हैं या बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी के जो लोग हैं, वो पूरे विश्वास के साथ चुनाव मैदान में नहीं उतर पा रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि हालात वहां नॉर्मल अभी भी नहीं हुए हैं। विकास की बात जो की जा रही है, विकास भी उन वहां रहने वाले लोगों को वो भी बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर घाटी हो, दोनों ही पक्ष को अगर आप देखें, दोनों ही क्षेत्रों को अगर आप देखें, तो बीजेपी का वहां पर कोई भी मजबूत दावा नहीं दिख रहा है। कश्मीर घाटी में वो खुद जा नहीं पा रहे हैं और किससे गठबंधन करें, किसके साथ वो चुनाव लड़ें, उसके लिए भी उनको खोजे से साथी नहीं मिल रहा है। दरअसल गुजरात लॉबी के नेतृत्व वाली बीजेपी के पास गठबंधन सरकार चलाने की वो सूझबूझ भी नहीं है। वजह यह है कि नरेंद्र मोदी गुजरात में भी जब मुख्यमंत्री रहे तब भी वो बहुमत में रहे, प्रचंड बहुमत में रहे। दिल्ली में जब आए, केंद्र में प्रधानमंत्री बने, तब से 10 साल तक वो बहुमत में रहे, प्रचंड बहुमत में रहे। लेकिन जैसे ही अब की बार 2024 में उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, ऐसे में एनडीए गठबंधन की जो सरकार चल रही है उसे लेकर के भी रह करके अंतर्विरोध पैदा हो रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी, चाहे अमित शाह की बात करें, तो वो लोग उनके दिलो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम जो चाहेंगे वैसे ही करेंगे, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे मसले ऐसे आए जबकि उनको अब बैकफुट पर जाना पड़ा, अपने पांव पीछे खींचने पड़े, चाहे वो वक्त संशोधन विधेयक हो या ब्रॉडकास्ट बिल हो, यहां तक कि लेटरल एंट्री के सवाल पर भी एनडीए के घटक दलों ने उसका विरोध किया, जिसके चलते वो भी वापस लेना पड़ा। जिस तरह से ब्रॉडकास्ट बिल वापस लेना पड़ा, जिस तरह से वक्त संशोधन विधेयक को जेपीसी को भेजना पड़ा, यानी ये
काम तो अपने 10 साल जैसे किए हैं वैसे ही करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है। ये सरकार वो बीजेपी अल्पमत में है और ये गठबंधन की सरकार है। लिहाजा ये स्थिति न केवल केंद्र सरकार में ही है, बल्कि जहां जहां वो लोग इस तरह से चल रहे हैं, हर जगह राज्य में मुख्यमंत्री भले किसी का हो, कोई हो, लेकिन स्टेट भी गवर्न हो रहे हैं दिल्ली से ही। ऐसे में वहां भी जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां भी बड़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। और अब तो ये भी देखने सुनने को मिल रहा है कि जिस बहुमत के साथ इन्होंने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में राजस्थान में बड़ी जीत हासिल की थी और सरकार बनाई थी, वो सरकार भी डगमग करने लगी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में, वो सरकार जिस अंदाज में ये लोग दूसरों की सरकार गिराते रहे हैं, इनकी कहीं खुद की सरकार न गिर जाए। बात हम जम्मू कश्मीर की कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में हालात बीजेपी के लिए बिल्कुल माकूल नहीं है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी किसी भी दल की तरफ से कोई प्रत्याशियों की सूची तो नहीं आई है, लेकिन बीजेपी वहां भी गड़बड़ स्थिति में है। उनके अलायंस के साथी उनसे दूर जा चुके हैं और बीजेपी अपने बूते पर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। और जिस तरह से कल बीजेपी सांसद सिने तारिका कंगना रनौत ने पहलवानों को, माफ कीजिएगा, किसानों को के ऊपर जो कटाक्ष किया है और किसान आंदोलन को उन्होंने जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की है कि किसान जब आंदोलित थे तो वहां हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, इसको लेकर के हरियाणा में बीजेपी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ये दीगर बात है कि कंगना रनौत के बयान आने के बाद जिस तरह से विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान दिया और उसका विरोध जताया। सुप्रिया श्रीनेत ने, उनकी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उन्होंने कड़ा विरोध किया। इसके बाद बीजेपी की तरफ से एक बयान आया और बयान में उन्होंने कंगना रनौत के बयान से अपने आप को पूरी पार्टी ने अलग कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि कंगना रनौत को बाकायदे ये चेतावनी भी दी गई है कि इस तरह नीतिगत मसलों पर वो अपने बयान न जारी करें। लेकिन ये मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा के अंदर जाट बहुल इलाका है, किसानों का वर्चस्व है। पहले से ही किसान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं एमएसपी की गारंटी को लेकर के। किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए थे उसको लेकर के और किसानों की लगातार जो उपेक्षा हो रही है उसको लेकर के, साथ ही साथ हरियाणा जहां से महिला पहलवान विनेश फोगाट बिलोंग करती हैं, वो प्रकरण भी महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी करने वाले कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये मसला करीब करीब 2 साल से ऊपर चला गया, बावजूद इसके अब तक न तो उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही कोई फैसला आया है और न पार्टी ने उन्हें कोई दंडित करने का उपक्रम किया है। आवाम के बीच में हरियाणा से यह भी बात उठ रही है कि जब वो किसानों की बात नहीं सुन सकते हैं, पहलवानों की बात नहीं सुन सकते हैं और तो और ऊपर से उनके ऊपर तोहमत लगाते हैं कि वो बलात्कारी हैं और वो दंगाई हैं, वहां हत्याएं हो रही हैं, वो हत्यारे हैं। माने कुल मिलाकर के वहां भी बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस भी नहीं है, अंतर्कलह से वो भी जूझ रही है। बावजूद इसके हरियाणा में कम से कम बीजेपी से अपर हैंड दिखाई दे रही है।
अभी कुछ समय है, 1 अक्टूबर को एक बार में ही हरियाणा में चुनाव होने हैं, लिहाजा अभी महीने भर का समय है। इसलिए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने जो लोग हैं, अपनी पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है उसको बहुत जल्द दूर कर लेगी और लेकिन बीजेपी को उसे अपने लोगों को संभालना और उनको संभालते हुए जनता के बीच में जाना, उनसे वोट मांगना और फतह हासिल करना कुछ दूर की कौड़ी नजर आती है। ये रहे आज 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों की जो ताजा अब तक की स्थिति थी, उस पर आपको मैंने जो कुछ जानकारी मिली थी वो आपके साथ साझा किया। आप हमारे साथ बने रहें, हर पल पल की खबर के साथ अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, वीडियो देखना है पूरा, साथ ही वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अगर अब तक @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, हमारी मदद करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।